हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बुक पढ़ रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.4 गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था तो किन वैल्यूज से गाइडेड था, कौन सी वैल्यू ऐसी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे गाइड किया। तो इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। इस बुक में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट, की अलग अलग सब्जेक्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट प्रोविजन क्या था। At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. All this stage, इस स्टेज में let us begin by understanding। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल है क्या, इस चीज़ से हम स्टार्टिंग करेंगे। वी कैन डू दिस इज टू वेज, ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो की गाइडिंग वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वी कैन डू दिस इन टू वेज। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाई रीडिंग द व्यू ऑफ सम ऑफ अवर मेजर लीडर्स ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी कैन अंडरस्टैंड बाई रीडिंग द व्यू ऑफ सम ऑफ अवर मेजर लीडर्स ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से वी कैन अंडरस्टैंड बाई रीडिंग द व्यू ऑफ सम ऑफ अवर मेजर लीडर्स ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो मेजर लीडर्स के व्यू हैं उनके व्यू को समझ सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो लीडर्स थे उनके व्यू का इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके व्यू से हम समझ सकते हैं कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके पीछे गाइडिंग वैल्यूज क्या थी। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी खुद की फिलॉसफी क्या है, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडिंग वैल्यूज है, जो मेजर लीडर्स, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, उनके व्यू के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो खुद का जो फिलॉसफी है यानी कि प्रीएम्बल, उससे हम उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन। तो फर्स्ट द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू may have noticed a name missing from the sketch of the makers of the Indian Constitution, Mahatma Gandhi. Some of you may have noticed the name missing. ठीक है, some of you may have noticed the name missing from the sketch of the makers of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में से एक नेम आपको, अभी हमने लास्ट लेक्चर में इतने सारे स्केच पढ़े तो उसमें आपको एक नेम मिसिंग मिला होगा, और वो नाम क्या है? आवर ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। हियर देयर आर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो उनके विजन को फॉलो कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जैसे हमने बताया था कि वो गांधीयन को मानते थे, यानी गांधी की फिलॉसफी को मानते थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो उनकी फिलॉसफी की बात, उनकी बात को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रख रहे थे, उनके विजन को फॉलो कर रहे थे। ईयर्स एगो राइटिंग इन हिज मैगजीन, बहुत साल पहले उन्होंने एक मैगजीन लिखी, नाम था यंग इंडिया, 1931। He had spelled out what he wanted the constitution to do. He had spelled out what he wanted the constitution to do. ठीक है, तो he had spelled out what he wanted, constitution में वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो he had spelled out what he wanted the constitution में क्या चाहते थे, उन्होंने इसके बारे में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, इसके बारे में उन्होंने यंग इंडिया मैगजीन में लिखा हुआ है। तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे हम देखते हैं। ठीक है, उनकी लाइन्स आ गई हैं। तो आई सेल स्ट्राइव, महात्मा गांधी ने बोला, आई सेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज। आई सेल स्ट्राइव मतलब फोकस, स्ट्राइव कोशिश, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम। थ्रेल्डम मतलब स्लैब, दाफ्ता, जो इंडिया को सभी थ्रेल्डम से, सभी दाफ्ता से, सभी स्लैब थिंग से रिलीज कर देगा, मुक्त कर देगा। एंड पैट्रोनेज, ठीक है, और दूसरों की हेल्प से, दूसरों के संरक्षण से मुक्त कर देगा। तो आई सेल्फ स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के फोकस है, मुझे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज, जो इंडिया को सभी थ्रेल्डम और पैट्रोनेज से मुक्त कर देगा।
आई सेल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ, इन विद द पुअरेस्ट सेल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। आई सेल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं एक ऐसे इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ, इन विद द पुअरेस्ट सेल फील, जिसमें पुअर से पुअर भी ये फील करे इट इज़ देयर कंट्री, कि ये उनकी कंट्री है, इन हुज मेकिंग हैव एन इफेक्टिव वॉइस, ठीक है, जिसमें हर एक पुअर से पुअर क्या फील करे कि इट इज़ देयर कंट्री, उनकी एक ऐसी कंट्री है, इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, जिसमें हर एक पुअर से पुअर की भी इफेक्टिव वॉइस रहे, यानी कि उसकी वॉइस का भी वैल्यू हो। एंड इंडिया इन विद देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ द पीपल, एक ऐसा इंडिया, एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल, जिसमें कोई हाई क्लास या लो क्लास लोगों के बीच ना हो, मैं एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ। एंड इंडिया, एक ऐसा इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लाइव इन परफेक्ट हारमोनी, एक ऐसा इंडिया जिसमें सभी कम्युनिटीज शैल लाइव इन परफेक्ट हारमोनी, जिसमें सब लोग परफेक्ट हारमोनी, परफेक्ट सामंजस्य में रह सके, एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। देयर कैन बी नो रूम, एक ऐसा इंडिया जिसमें कोई स्पेस ना हो, कर्स मतलब अभिशाप, पाप, किसके, अनटचेबिलिटी जैसा कोई अभिशाप ना हो, अनटचेबिलिटी जैसा कोई कर्ष ना हो, एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ। और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स, ठीक है, कोई नशीला ड्रिंक या ड्रग्स को यूज ना करता हो, एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ। उन्होंने बोला मैं एक ऐसा इंडिया चाहता हूँ जिसमें अनटचेबिलिटी ना हो, ड्रिंक्स और ड्रग्स का कोई यूज ना करता हो। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट एज मैन, ऐसा इंडिया जिसमें वुमेन को मैन के इक्वल राइट मिल सकें। आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, मैं इससे कम में सेटिस्फाई होने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे प्रोविजन चाहते थे जो कि ऐसा इंडिया बना सकें, ये महात्मा गांधी ने बोला, ठीक है। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वाज शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये जो ड्रीम था उनका इंडिया को लेकर के, इस इक्वलिटी वाले ड्रीम को ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा शेयर था। डॉक्टर अम्बेडकर भी कुछ इसी टाइप का इंडिया चाहते थे जिसमें इनइक्वलिटी एलिमिनेट की जाए, जिसमें इनइक्वलिटी ख़त्म की जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में की रोल, एक एसेंशियल रोल प्ले किया। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटीज कुड बी रिमूव। इनइक्वलिटी ना हो ये महात्मा गांधी भी चाहते, इनइक्वलिटी ना हो ये B.R. अम्बेडकर भी चाहते थे, लेकिन इक्वलिटी कैसे रिमूव की जाए इसके लिए B.R. अम्बेडकर का आइडिया डिफरेंट था, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग था। ही ऑफन विटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन, वो अक्सर महात्मा गांधी का जो तरीका था इनइक्वलिटी को रिमूव करने का या जो उनका विजन था उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली, ठीक है। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उन्होंने अपनी कंक्लूडिंग स्पीच दी, उस कंक्लूडिंग स्पीच में उन्होंने साफ साफ अपनी एंजाइटी, जो अपनी बेचैनी है इस इनइक्वलिटी को लेकर के, उसको साफ साफ शो किया। देखिए, ऑन द 26 जनवरी ऑफ 1950 जो उनका स्पीच है, उनका जो स्पीच है उसको आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा ऑन द 26 जनवरी ऑफ 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो 26 जनवरी 1950 से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि अंतर्ब्लोध, इंटर क्लासेस वाली लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इन पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग वी विल हैव इक्वली एंड इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। तो पॉलिटिकल टर्म्स में तो इक्वलिटी दे दी, यानी कि हमने सबको वोटिंग राइट्स इक्वल तो दे दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में एक इनइक्वलिटी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स के टर्म्स में तो इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ में अभी भी क्या है, इनइक्वलिटी है। इन पॉलिटिक्स में वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो पॉलिटिक्स में तो उन्होंने बोला कि एक पर्सन का एक वोट ही होगा, उसकी वैल्यू भी 1 रहेगी, यानी हर एक पर्सन की वोटिंग वैल्यू इक्वल रहेगी। तो उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में तो हमने ये प्रिंसिपल 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन हमारी जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है बी सेल बाई रीजन ऑफ अवर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से
कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन जो हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस वजह से वन मैन वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें कंटिन्यू उसको डिनाई किया जा रहा है, इस प्रिंसिपल को कंटिन्यू इग्नोर किया जा रहा है। पॉलिटिकल टर्म्स में तो हमने वन मैन वन वोट वन वैल्यू कर दिया, लेकिन इस टर्म्स में लगातार इसको डिनाई किया जा रहा है। हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू टू लाइव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू, तो आखिर कितने लंबे समय तक इस सम कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि इस अंतर्विरोध इंटरनल क्लासेस के बीच सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे हम इस इंटरनल क्लास के बीच किस तरीके से अपनी कंट्री को यूनाइट कर पाएंगे। हाउ लॉन्ग शैल बी कंटिन्यू डिनाई इक्वलिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, शैल बी कंटिन्यू डिनाई, हम कंटिन्यू सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वलिटी को आखिर हम कब तक डिनाई करेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे। इफ़ बी कंटिन्यू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक हम सोशल इकोनॉमिक लेवल पे इक्वलिटी प्रोवाइड हमने नहीं की, तो वी विल डू शो ओनली बाई पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पैरल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो इन पैरल यानी कि रिस्क में आ जाएगी। ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी फिर रिस्क की हो जाएगी हमारी ऐसी कंट्री में जहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी सबको नहीं मिल रही है, सॉरी पॉलिटिकली सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इसमें सबको नहीं मिल रही है। तो वैसे में क्या हो जाएगा, वैसे कंट्री में, ऐसी कंट्री में डिनाई करने से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिस्क में आ जाएगी, पैरल में आ जाएगी। फाइनली तो ये दो स्पीच थी। ठीक है, और इन दो स्पीच से हमें समझ में आया कि हम किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे थे। तो ये दो मेजर लीडर्स हैं जिनके हमने वैल्यूज को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, उनका जो स्पीच है, उनका जो व्यू है, गाइडिंग वैल्यूज हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लगातार आप इसको पढ़ते रहिएगा, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है उसको आप पूछते रहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आप डेली बेस पे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप डे टू डे पीछे होते जा रहे हैं। तो लगातार पढ़िएगा, जहाँ दिक्कत है आप बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।